अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब के इंकशाफात ने पाकिस्तान भर में एक थरथला मचा दिया है और लगता ऐसा है कि इमरान खान की हुकूमत तरदीदें करने पे आ गई है और उन्होंने शहजाद अकबर जो है उन्होंने अपने किरदार के हवाले से बशीर मेमन साहब को एक लीगल नोटिस दिया है। हम बशीर मेमन साहब को जानते हैं, उनके वर्किंग स्टाइल से जानते हैं, उनकी इंटीग्रिटी को जानते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने बात की है तो वो उसके लिए डट जाएंगे और अगर ये मामला बढ़ता है और प्राइम मिनिस्टर हाउस की उन तारीखों की इन्वेस्टिगेशन होती है, इस मामले की तहकीकात होती है, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सियासी बहरान जन्म लेने को आ रहा है। लगता ऐसा है। बशीर मेमन साहब ने क्या कहा है? उन्होंने तो ये सिंपल बात कही है कि एक वक्त में मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया गया और वो कहा गया कि काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ केस बनाना है, FIA काम करे, और बाद में ये भी मुख्तलिफ़ मौक़ों पे कहा गया कि जितने पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनको भी धर लें। और उस सिलसिले में किरदार था फ़ारूक नसीम का और शहजाद अकबर का और दूसरे लोगों का। तो शहजाद अकबर ने उस इंटरव्यू को, उस बयान को रद्द भी किया है और लीगल नोटिस भी भेजा है, ये ख़बर भी आ गई है। लेकिन बशीर मेमन साहब अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और लगता है कि उन्होंने ये मुतालबा किया है कि तहकीकात करवा लें। ये इंटरव्यू में पहले ही वो कह चुके हैं कि वो तहकीकात करवा लें। तो उन तारीख़ों का प्राइम मिनिस्टर हाउस की डेटा होती है, उसमें सब तारीख़ें मौजूद होती हैं और फिर उससे पता लग जाएगा। तो एक ये सीरियस किस्म का बहरान है, कदम उठा रहा है, सर उठा रहा है। हम इस पे आज गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और वीलॉग देखें। आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नाज़रीन, बात यह है कि बशीर मेमन साहब ने ये जो बात की है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको ज़ाहिर करती है। ये बशीर मेमन तनहा नहीं है। इससे पहले जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब सिटिंग हाई कोर्ट के जज थे। वो इस्लामाबाद बार में गए और उन्होंने कहा कि किस तरीके से अदालतों पे दबाव डाला जा रहा है और फिर उसके बाद क्या हुआ। अब दबाव डाला जा रहा है, केस कैसे फिक्स करवाए जाते हैं, जजेस को कैसे वो डील किया जाता है, उस पे नाराज़गी हुई और उसके बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया, उसको सर्विस से निकाला गया। ये आपको पता है, ये सारी वो हो गई। ये बशीर मेमन आखिरी दिनों में जो मामला चल रहे थे तो बशीर मेमन को आखिरी दिनों में ये किया था कि DG FIA था, वो रिटायर होने वाला था। ये एक अनरिटन प्रोटोकॉल होता है कि रिटायर होते हुए जूनियर अफसर को भी तब्दील नहीं करते हैं, लेकिन बशीर मेमन को OSD बना दिया गया था क्योंकि ये ख़बरें उस वक्त भी आ रही थी कि बशीर मेमन से नाजायज़ काम लेने की कोशिश की जा रही है, वो रजिस्ट कर रहा है। बशीर मेमन का रिकॉर्ड जानते हैं हम लोग। बशीर मेमन को हम तब से जानते हैं जब वो 86 में ASP भर्ती हुए थे डायरेक्ट। उससे वो एक इंटीग्रिटी वाले आदमी, उस ज़माने से वो इंटीग्रिटी वाले आदमी थे। वो यहाँ छोटे छोटे पॉलिटिकल प्रेशर से लड़ते थे। वो उसकी कहानियाँ कई लिखी हुई हैं, सब उस दौर 86 के बाद की अखबारात अगर उठा ले, ख़ास तौर पर सिंधी अखबारात उठा ले, तो वो आपको पूरी कहानियाँ बताएंगे कि वो हैदराबाद में थे तो क्या हुआ, वो जब किसी सखर में थे तो क्या हुआ, किसी और जगह पे थे तो क्या हुआ। फिर आखिरी जो उनकी पोस्टिंग हुई थी वो सिंध में ही हुई थी। उस वक्त सैयद कायम अली शाह चीफ मिनिस्टर थे और डिस्ट्रिक्ट नवाब शाह और नौशर फ़िरोज़ में एक मर्डर हुआ था और वो एक ऐसे बंदे पे इल्ज़ाम था, कत्ल का इल्ज़ाम था, जो आसिफ जरदारी जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे उनके करीबी दोस्त समझे जाते थे। कायम अली शाह ने मुबैना तौर पर उन्हें कहा था कि उस इस्माइल लाहिरी साहब थे, उनको वो जो बाद में स्पेशल असिस्टेंट भी उनके बने थे, उनको रिलीफ देनी है। बशीर मेमन अटक गया था एयरपोर्ट में, चीफ मिनिस्टर के साथ की लड़ाई हो गई थी और उस वक्त उसके बाद उसको सिंध में कोई पोस्टिंग नहीं मिली, सिंध बदर किया गया, लेकिन वो प्रिंसिपल्स पे रहा। नवाज़ शरीफ हुकूमत ने उसे रखा, लेकिन वो उनके साथ भी उसूलों पे अटकता रहा। फिर उसको IG गिलगित बल्तिस्तान रखा गया था और वहाँ से ट्रांसफ़र करे, उनकी रेपुटेशन अच्छी की वजह से उनको DG FIA रखा गया था। उस वक्त उसे फिर ये इमरान खान की हुकूमत जो थी वो किस तरीके से इस्तेमाल करना चाह रही थी कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़
केस बनाओ। ये जो केस था जज साहब अरशद मलक वाला, जो वीडियो मरीम नवाज़ ने बनाई थी, तो उस वक्त उन्हें बोला गया था कि ये आप इन पर दहशतगर्दी का केस दाखिल करें। उन्होंने नहीं बनाया था। उस किस्म के कई केसेस थे। ये नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ केस करने की बात की गई थी, वो उन्होंने माने नहीं थे। ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ वक्तों पे रिकॉर्ड पे आती रही हैं और उसके बाद जो है उनको सज़ा के तौर पर OST बना दिया गया था। काजी फ़ायज़ ईसा वाले केस में भी अभी इंकशाफ हुआ है और वो बहुत सीरियस इंकशाफ है। बशीर मेमन जैसे इंटीग्रिटी वाले आदमी ने ये बात करी है, तो इसको तो होना तो ये चाहिए, तो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये क्या हुआ था कि बशीर मेमन को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया गया और उसे कहा, बशीर मेमन ने कहा कि हिम्मत करो और तुम हमारे लिए काम करो, केस करो। और ये ख्वाहिश भी इमरान खान ने उस वक्त ज़ाहिर की कि तुम इनकार बड़े करते हो, लेकिन मेरे साथ आप चलो, ये सऊदी अरब चलो, मैं जा रहा हूँ, वहाँ देखो कि MBS मोहम्मद बिन सलमान के जो हुक्म है कैसे वहाँ की ब्यूरोक्रेसी बजा आती है। तो बशीर मेमन ने उन्हें कहा, ये रिपोर्टेडली उस ज़माने में भी रिपोर्ट हुआ था, बाद में भी रिपोर्ट होता रहा कि बशीर मेमन ने उन्हें कहा कि सर वहाँ तो बादशाहत है, किंगडम है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ कोर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ इस किस्म का मामला नहीं है। इसका इजहार फिर एक और तरीके से भी होता है कि इमरान खान ने जब ये एहतसाब वाला चक्कर चलाया था, एहतसाब के नाम पे उसने सारे मुखालिफों को अंदर डालना शुरू किया था, तो अमेरिका में उन्होंने तकीर करते हुआ इमरान खान ने ये कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान के जो तजर्बात किए हैं उन्होंने उससे फ़ायदा लूँ और इन सब को एक जगह बंद करके उनके बाद में जो तरीके उसने इस्तेमाल किए हैं, ज़ाहिर है वो पुरतशद्दुद तरीके थे, वो तशद्दुद करके इनसे रकबे वापस करवाओ। ये इसका इमरान खान एक तकीर में जहाँ अमेरिका गए थे वहाँ उन्होंने इज़हार किया था। तो ये मामला तो ऐसे थे। अब ज़ाहिर है कि अब अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये एक तो जनरल मुशर्रफ का यही काम कर चुके थे, पहले चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बुलाया था और उनको कहा था कि ये काम करना है, नहीं इस्तीफ़ा कर दो, नहीं होता तो फिर रेफरेंस हुआ और उसके बाद में उसे सरेआम 7 मार्च को 2007 को गले से पकड़ा गया, बालों से पकड़ा गया, तशद्दुद का निशाना बनवाया गया। वो उस वक्त ये जनरल मुशर्रफ काम कर रहे थे। बाद में जितना क्राइसिस हुआ था, कितना बड़ा क्राइसिस हुआ ये आपने देखा। लग यूँ रहा है कि काजी फ़ायज़ ईसा वाला केस का फ़ैसला तो आ गया है, लेकिन उसके तहत से जो बातें निकल रही हैं, अब ये बशीर मेमन साहब की बात अब बाहर आई है कि उन्हें कहा गया था कि यह केस बनवाओ, इन्होंने इनकार किया, तो फिर FBR को बोला गया और FBR को उस वक्त इमरान खान बोल रहे थे। बाद में ये हुआ, कहाँ से हुआ FBR को, फिर बाद में ये मामला कौन से फोरम से जा रहा था, ये भी सोचने की बातें हैं। तो ये इस तरीके से काम चल रहा था। इससे पहले जज के मुतल्लिक़ ये कहा रहे, मरियम के मुतल्लिक़ ये कह रहे थे कि आप इनको टेररिज्म, एंटी टेररिज्म एक्ट में चालान करें। तो वो उन्होंने कहा कि भाई आप ख़त लिख दें, लेटर लिख दें, चिट्ठी लिख दें, को हम करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो जो कई केसेस ऐसे आए जिनका मकसद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुआ, वो इन्वेस्टिगेट किए उन्होंने और वो नहीं हो सके। तो अब उसका तरदीद भी कर ली है। अब फवाद चौधरी कहते हैं कि ये नॉनसेंस बात है। फवाद चौधरी साहब, आप तो उधर थे ही नहीं, तो आप कैसे नॉनसेंस बात कह सकते हैं। शहजाद अकबर ने ये नोटिस भेजा है, 14 दिन के अंदर या तो तरदीद करें बशीर मेमन या 50 करोड़ रुपए का हर्जाना भरें। बशीर मेमन को हम जितना जानते हैं कि वो उस पर स्टैंड बाय करेंगे अपने इंटरव्यूज़ पे, और वो ये मामला, इसका हल ये होगा कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट करवाया जाए। बशीर मेमन पहले ही कह चुका है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो भी दाखिला होती है वो एंट्रीज रजिस्टर्ड होती है, वो देख ले कौन सी तारीख पे मैं DGFI उधर गया हूँ। ज़ाहिर है DGFI गए हैं तो या उस दिन की कोई और कहानी तो नहीं होगी, वो रिकॉर्ड भी होगा, उससे पता लगेगा। और ये जो मामला है, मरीम नवाज़ ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है, और ये इस बात में हमें नज़र आता है कि वकला की बॉडीज़ भी ये कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस ले। ये जो गुफ्तगू हो रही है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरीके से परेशान करने के लिए, विक्टिमाइज़ करने के लिए वक्त का वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, प्राइम मिनिस्टर हाउस का, गवर्नमेंट स्टेटस का, मनसब का गैर कानूनी और गैर आइनी इस्तेमाल कर रहा था, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये मामला ऐसा नहीं है। मरीम नवाज़ की इस बात में वज़न नज़र आता है कि ये तो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ऑफिस में बैठे हैं, तो इस किस्म के मामला आ रहे हैं। जब ये हुकूमत में नहीं होंगे तो कौन से मामला खुल के आ जाएंगे, और इस किस्म के कई मामला खुलेंगे। तो ये मामला ऐसा है कि जिससे लगता है कि सरकार
भले फ़रोग नसीम साहब की बात हो गई है कि फ़रोग नसीम साहब के पास शहजाद अकबर, बशीर मेमन और वो FBR के डॉक्टर अशफाक साहब गए थे। फ़रोग नसीम ने ये ट्वीट किया है कि मुझे तो याद नहीं पड़ता इस किस्म का। फ़रोग नसीम का जो कानूनी ज़हन है वो हम देख चुके हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं। आपको पता है फ़ैज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस करवाया, इससे पहले सेनेट के इलेक्शन के मामला पे किए, मुख्तलिफ़ केसेस में जिस तरीके से वो लड़ते रहते हैं, वो किस इविल जीनियसिटी से काम करते हैं सबको पता है। तो ये मुमकिनात में से बात है। वो ज़बानी तौर पर वो कहते फिर रहे हैं कि मैंने नहीं हूँ, लेकिन अब ये बशीर मेमन ने जब बात कर ली है तो ये और इन्वेस्टिगेशन का ख़ुद उन्होंने मुतालबा किया है। ये तो अब नोटिस दे रहे हैं, फिर अदालत में जाने की बात कर रहे हैं। खुदा करे कि ये अदालत में चले जाएं या बशीर मेमन जो मुतालबा कर रहा है वो करे। लेकिन ये मामला जो है काफ़ी सीरियस मामला है। उसे लगता है कि एक और बहुत बड़ा जो है मामला सियासी बहरान कदम उठा रहा है। और ये होना तो ऐसा चाहिए कि कोई इंटीग्रिटी वाले जज साहबान, जो सबकी इंटीग्रिटी है लेकिन जिनकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी के हवाले से इंटीग्रिटी है, काजी फ़ैज़ ईसा जैसे लोग, उनसे ये मामलात की तहकीकात करवाई जाएगी तो शायद पता लग सकेगा कि क्या क्या हो रहा है। और एक बहरान जो है, बहरहाल यूँ नज़र आता है कि बशीर मेमन के इन बयानात के बाद जिस तरीके से सरकारी कारिंदों ने रिएक्शन दिया है और वो पब्लिक ने, पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर दे रही हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो लाजमी है कि इन्वेस्टिगेशन हो ताकि पता लगे कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। और अगर इससे सच ज़ाहिर होगा तो पॉलिटिकल बहरान भले पैदा हो, लेकिन हमें पाकिस्तान के लिए एक रास्ता आगे का निकल सकेगा। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।